हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा में आप सभी का स्वागत है। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मेटा स्टेबल आयन पीक। मेटा स्टेबल आयन पहले होता क्या है उसको समझेंगे, और उससे जो पीक मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मेटा स्टेबल आयन पीक कहलाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कंपाउंड के गैसियस फेज में हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम से बम्बार्डनिंग कराई जाती है, तब पेरेंट आयन बनता है। पेरेंट आयन ही क्या कहलाता था, आपका मॉलिक्यूलर आयन कहलाता था, जो पिछले वीडियो में हमने देखा है। तथा साथ ही डॉटर आयन भी बनते हैं, जो कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा बनता है। मतलब मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, अनस्टेबिलिटी के कारण क्या हो जाता है, छोटे छोटे आयनों में टूट जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट आयन कहते हैं। ठीक है, यह रिएक्शन आयनाइजेशन चेंबर में ही होता है। अब M+ और M1+ दोनों ही क्या बनेंगे, कलेक्टर जो उसमें पहुंच कर अपना अपना पीक देंगे। कलेक्टर मतलब जहाँ पे उसका उस आयन को कलेक्ट करने की सुविधा होगी, जहाँ पे उसको स्टडी करने की सुविधा होगी, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। जहाँ पे ये फाइनली पहुँचते हैं, ये आयन्स क्या करते हैं, फाइनली पहुँचते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या जनरली ऐसा होता ही है ना। M+ जो पेरेंट आयन है ना, सोर्स से एनालाइजर की तरफ जाते हुए बीच पाथवे में फ्रेगमेंटेशन करता है, और ये फ्रेगमेंटेशन कुछ अलग टाइप का होता है। तब इस प्रकार के आयन को हम मेटा स्टेबल आयन कहते हैं। अब मेटा स्टेबल क्यों कहते हैं, इसको भी हम समझेंगे। तथा इनका जो पीक प्राप्त होता है उसको हम मेटा स्टेबल पीक कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये आयन होते क्या है, कैसे जो है इसका एबंडेंस होता है, इनका गुण क्या होता है, वो हम समझेंगे। यह बहुत कम एबंडेंस में होता है तथा चौड़ा पीक देता है। इसका एबंडेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, और क्या देगा, बहुत ब्रॉड पीक देगा। ठीक है, ब्रॉडर पीक देगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इसका मास अपॉन चार्ज रेशियो या मास पोजीशन जरूरी नहीं कि एक इंटीग्रल वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की वैल्यू हो, जरूरी नहीं है। अतः ये क्या होगा, नॉन इंटीग्रल भी हो सकता है। देखते हैं, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। चूंकि डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पे दो क्या होता है, एनालाइजर होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर होता है, एक मैग्नेटिक एनालाइजर होता है। ये है आपका आयनाइजेशन चेम्बर। यहाँ पे क्या हुआ, मेटा स्टेबल नहीं, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन M+ बना या M1+ बना, ठीक है, या M2+ बना। मतलब ये बन के यहाँ से गुजरते हुए कहाँ चले जाते हैं, A रीजन और B रीजन से होते हुए कलेक्टर में चले जाते हैं, जहाँ पे इसको रीड कर लिया जाता है। ठीक है, कि इसका वजन कितना कितना है भाई, तो इसको हम यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। अब होता क्या है, यहाँ तो फ्रेगमेंटेशन हुआ, साथ में मेटल जो आपका मॉलिक्यूलर आयन है वो भी साथ में जा रहा है, और डॉटर आयन भी जा रहा है। इनका तो क्या मिलेगा, एक निश्चित इंटीग्रल में पीक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी पीक होते हैं जो निश्चित इंटीग्रल में नहीं होते हैं, मतलब निश्चित डिजिट में नहीं होते हैं, बल्कि वो फ्रैक्शन के रूप में भी पाया जाता है। तो ये इनके बारे में क्या कहा गया कि जो ये फर्स्ट फ्री रीजन है जिसको हम A से दिखाए हैं, या सेकेंड फ्री रीजन है जिसको हम B से दिखाए हैं, इस रीजन में इसका आयनाइजेशन होता है, किसका, मॉलिक्यूलर आयन का या पेरेंट आयन का। ठीक है, जब फ्रेगमेंटेशन A या फिर B रीजन में होता है तो इसको हम मेटा स्टेबल आयन कहते हैं। ठीक है, मेटा स्टेबल आयन कहते हैं। इनका पीक पोजीशन कुछ इस प्रकार होता है। तो मेटा स्टेबल आयन M1+ आयन में ही टूटेगा, लेकिन इसका जो पीक मिलेगा वो क्या होगा, इस फार्मूले से निकाला जाता है। यहाँ पे M* क्या है, मेटा स्टेबल आयन का पोजीशन है, या फिर E/M रेशियो है उसका। ठीक है, E/M नहीं, पोजीशन कह सकते हो इसको आप, है ना, इसको पोजीशन कह सकते हो। तो यहाँ पे M1 जो बन रहा है उसका मास लेंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे अपॉन जो M+ है उसके मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे, दिख रहा था या नहीं, चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से हम देखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं टॉल्यूइन का। ठीक है, टॉल्यूइन ये रहा आपका टॉल्यूइन आयन, जिसमें हम आयन भी दिखाए हैं, यहाँ से माइनस हाइड्रोजन होता है, तो ये क्या बन गया है, M1 आयन बन गया। ठीक है, तो चलो M+ आयन बन गया। ये M+ आयन आपस में रीअरेंज करके क्या बना देगा, 1 2 3 4 5 6 हेप्टीन, साइक्लोहेप्टीन एनायन। ठीक है, साइक्लोहेप्टीन एनायन, जिसका M/E वैल्यू क्या होता है, 91। इसी से क्या बना है, -C2H2 होके C
7 में से 2 निकलेगा तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। C5H5, C5H5, तो ये क्या होता है, इसका जो M/E वैल्यू होता है 65, ठीक है। अब इसका जो मेटा स्टेबल आयन होगा, मतलब पाथवे के बीच में जो डिग्रेडेशन होगा, उसका पीक कहाँ मिलेगा? उसका पीक तो ना 91 में मिलेगा ना तो 65 में मिलेगा, बल्कि मिलेगा कितना में? 46 में। कैसे निकालेंगे? M स्टार इक्वल टू 65 इंटू 65 अपॉन 91 इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा। तो मेटा स्टेबल पीक पोजीशन कहाँ आया? स्पेक्ट्रम में यहाँ आया, ठीक है। तो इस पोजीशन में जो पीक मिलेगा वो क्या होगा? मेटा स्टेबल पीक होगा, है ना, मेटा स्टेबल आयन का पीक होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल जो सब लोग लेते हैं, हमने भी उसको लिया है, ये वाला है, ठीक है। फर्स्ट फील्ड रीजन में क्या होगा? फर्स्ट फ्री रीजन कह सकते हैं उसको, है ना। उसमें जो मेटल के जो मेटल बोलता हूँ, जो मॉलिक्यूलर आयन है वो टूट के कुछ इस तरह से क्या बनाएगा? M1 आयन बनाएगा, ठीक है ना। इसका वेट कितना है? 108। आप इसका भी निकाल सकते हो, मेटा स्टेबल पीक कितना मिलेगा? 108 इंटू 108 इंटू 123, तो इसका मेटा स्टेबल पीक एक तो यहाँ मिला, ठीक है। ये फिर से डिग्रेडेट होगा सेकेंड फील्ड रीजन में या सेकेंड फ्री रीजन में, तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा कंपाउंड, है ना। इसका जो मोलिकुलर वेट होगा E/M वैल्यू होगा वो क्या है? 80 है। अब इसका निकालेंगे किसके सापेक्ष में? इसके सापेक्ष में निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए पेरेंट आयन ये है ना जी। इसके लिए पेरेंट आयन तो ये ना हुआ, ये तो नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से फिर एक पीक निकलेगा, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2 पीक मेटास्टेबल आयन का मिलेगा, है ना। तो ये जो है कुछ इस तरह से, है ना, मिलता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए रिलेटिव अबंडेंस, इसका देखिए रिलेटिव इंटेंसिटी, ये कोई मेटास्टेबल पीक नहीं है, ये पेरेंट आयन के जैसा ही है, ठीक है। इसके तुलना में जो ये 14 + 5, 38 + 5, 15 + 7, है ना, ये जो वैल्यू मिल रहे हैं ये क्या है? मेटास्टेबल आयन के पीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। अगर यही वैल्यू क्या होता 41, 29 और 27 में मिलता तो हम इसको मेटास्टेबल पीक नहीं कहते, इसको हम फ्रेगमेंट कहते। लेकिन ये जो फ्रेगमेंट से जो आयन मिल रहा है 41 में ना मिलके क्या आ रहा है? 41 + 5, 29 में ना मिलके क्या मिल रहा है? 38 + 5, 27 में ना मिलके क्या आ रहा है? 15 + 7। ये इसमें क्या मिल रहे हैं आपको? पीक मिल रहे हैं। तो ये सब क्या होंगे? आपके मेटा स्टेबल पीक होंगे, जो नियोपेंटेन का हम फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है। उसके बारे में हम वहाँ पे डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है जी। तो ये सब क्या होंगे? आपके मेटा स्टेबल पीक होंगे। तो आई थिंक आपको मेटा स्टेबल पीक जो है समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आशा और कामना करता हूँ कि आपको ये समझ में आए और आपका जो नोट्स है वो अच्छे से बने। जितना चीज़ मैं समझाता हूँ उसको आपको लिखना रहता है, ठीक है। जितना चीज़ मैं आपको समझाता हूँ ना उसको आपको लिखना रहता है। मैं हर चीज़ को लिख के नहीं दे सकता, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है जी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टैंडर्ड क्या बोलता हूँ, नोट्स बनाता हूँ जिसको आपको एक्सपेंड करना रहता है, ठीक है। तो आप एक्सपेंड करने के लिए आप जो है गूगल का हेल्प ले सकते हैं, आपको वहाँ से काफ़ी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप एग्जाम्पल डालिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर के बराबर बनाइए, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर, दोनों की तैयारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। किसी भी में पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएंगे हम नाइट्रोजन रूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। लगभग हर बार क्वेश्चन जो है इससे बनता है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आते हैं नाइट्रोजन रूल, ठीक है।